हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 6 सितंबर को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द हिंदू से दोनों आर्टिकल लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। आर्टिकल डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। इसमें हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात करेंगे। यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है, बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, ये सब आस्पेक्ट समझेंगे और कैसे इंडिया अलग अलग ग्लोबल पावर के साथ रिलेशनशिप रख करके स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर कर रहा है। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, उसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और जो अभी जियोपॉलिटिकल रियलिटी है उसमें कैसे और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द चांसलर। जो कंट्रोवर्सी चल रही है केरला के वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट में, उस पर चर्चा करेंगे और एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे जिसमें बात करेंगे कि क्या चांसलर गवर्नर को होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपको मेंस में दिखाई दे सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हाइप करें वीडियो को। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR इंटरनेशनल रिलेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ऐसे के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। इनके आर्टिकल जब भी आएँ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। सो आर्टिकल में हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है क्या, और उसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया कैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर कर रहा है अलग अलग ग्लोबल पावर के साथ एंगेजमेंट करके। ये सारे आर्टिकल में देखा जाएगा, जैसे कि इंडिया US के रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया चाइना रिलेशन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रशिया इंडिया रिलेशन स्ट्रेटेजिक। सो इंडिया के अलग अलग ग्लोबल पावर्स के साथ जो रिलेशन है उसमें कैसे ऑटोनॉमी इंश्योर की जा रही है, यही इस आर्टिकल का कंप्लीट क्रक्स होगा। एक मेंस का सवाल तैयार कर लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन अगर तैयार रहेगा तो बढ़िया आपका प्रिपरेशन रहेगी। सो क्या क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है क्या, इसे समझेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम नेहरू नॉन अलाइनमेंट टू टुडेज मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच। सो इसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इवॉल्व हुई है, नेहरू के नॉन अलाइनमेंट से लेकर आज मोदी के मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच तक कैसे इवोल्यूशन हुआ है। सो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसे हम तैयार करेंगे। शुरू कर लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो पहले एक एकेडमिक डिबेट का टर्म हुआ करता था, आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स में एकदम मध्य में है, सेंटर में है। और इंडिया के जितने भी डिसीजन हैं इन मल्टीपोलर एंड वोलेटाइल वर्ल्ड वो शेप कर रहा है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सेंटर में है, हार्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी बन चुका है। एक और टर्म बार बार आ रहा है यहाँ पर, मल्टीपोलर वर्ल्ड। वोलेटाइल वर्ल्ड मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा क्योस है, बहुत चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस अलग अलग क्षेत्रों में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। सो ये एक तरीके से वोलेटाइल वर्ल्ड है जो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। और मल्टीपोलर मतलब जहाँ दो से अधिक ग्लोबल पावर हो, दो से अधिक ऐसी पावर हो जो कि डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है हर एक कंट्री के। यहाँ पर कौन कौन सी पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स। 1990 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड था और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का डोमिनेंस था, हेजेमनी थी। उसके बाद चाइना का राइज हुआ और इंडिया का राइज हुआ। यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक पोल बनाया। ऐसे अलग अलग पोल बन गए पूरे अलग अलग रीजन में, रीजनल पावर का डोमिनेशन बढ़ते चला गया। सो ये यूनिपोलर से कहाँ पहुँच गए हम, मल्टीपोलर वर्ल्ड में। सो अभी का जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इसके पहले 1991 के पहले बायपोलर हुआ करता था, सिर्फ दो ही ऐसे पोल थे, US एंड USSR। सो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। The pursuit of strategic autonomy is no longer a theoretical aspiration. It is a daily diplomatic practice fraught with complexity and consequence. So अब strategic autonomy की जो strategy है वो theoretical नहीं रही है या फिर एक theoretical aspiration नहीं है कि इसे follow किया जाएगा। अब ये daily practice में ला रहे हैं इंडिया के डिप्लोमेट्स और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्सिक्वेंस के साथ इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, अब ये आंसर दे देते हैं।
कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होती क्या है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रिफर्स टू अ नेशन एबिलिटी टू मेक सॉवरेन डिसीजन इन फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड बाय एक्सटर्नल प्रेशर और अलायंस ऑब्लिगेशन। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि देश की एक डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो सॉवरेन होना चाहिए। सॉवरेन का मतलब क्या है, किसी भी एक्सटर्नल पावर का किसी भी तरह का ना ही प्रेशर में इंडिया कोई डिसीजन ले, ना ही किसी तरह का हस्तक्षेप हो, इंटरवेंशन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट ने प्रेशर डाला तो इंडिया जो है रशिया के साथ ऑयल खरीदना बंद कर दे। इस तरह के प्रेशर में अगर डिसीजन लिए जाते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अगेंस्ट में होगा। सो हमारी जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्ता है, जो स्वतंत्रता है, वो किससे इंश्योर होगी कि हम किसी भी बाहरी पावर के दबाव में आए बिना अपने जो डिसीजन है डिफेंस रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, वो स्वतंत्र रूप से ले सकें। यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है। इट इज़ नॉट सिनोनमस विथ आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। ये बिल्कुल आइसोलेशनिज्म या न्यूट्रलिटी की तरह नहीं है। इसमें हम सारी कंट्री के साथ एंगेजमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हो जाएंगे, किसी के साथ एंगेज ही नहीं करेंगे, सबके साथ बात करेंगे और जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व करेगा हम वो डिसीजन लेंगे। किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं किया जाएगा। Rather, it implies flexibility, independence and capacity to engage with multiple power on one's own terms. अपने टर्म्स में सारी कंट्री से बात की जाएगी। For India, the concept has deep historical roots going back to colonial subjugation and free India determination, never to let anybody else decide our place in the world for us. From Nehru non-alignment during the Cold War to Modi multi-alignment in the current era, successive government has sought to preserve India freedom to action while adapting to the change in geopolitical realities. So जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ये इंडिया के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये इंडिया की जो हिस्टोरिकल रूट्स है उसमें आप इसके ट्रेसेस देख सकते हैं। चाहे वो कॉलोनियल हिस्ट्री हो, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। 200 साल तक के इंडिया को कॉलोनी बना के रखा ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम किसी भी फॉरेन कंट्री पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और उसी के कारण इंडिया ने उस समय जो बायपोलर वर्ल्ड था जिसमें दो अलग अलग पावर्स थी, यूएस और यूएसएसआर, किसी के कैंप में ना जाने का डिसाइड किया और अलग से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया नेहरू जी के द्वारा। जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ थी वो बदलती चली गई और उसके हिसाब से इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डेफिनेशन में भी एडजस्टमेंट किया गया और आज की जो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से जो आज के समय में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो मल्टी अलाइनमेंट करने से मिल रही है, मल्टी एंगेजमेंट करने से मिल रही है। सो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के साथ अडाप्ट करते हुए इंडिया ने अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन को प्रिजर्व किया है। इन थ्योरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफर्स अ मिडिल पाथ बिटवीन अ रिजिड ब्लॉक पॉलिटिक्स एंड पैसिव डिसएंगेजमेंट। ना ही डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, ना ही किसी एक ब्लॉक की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है, इन दोनों के बीच में चलना है। एक टाइट रोप वॉक करनी है, मतलब एक जैसे रोप लगा दिया आपने और उसके ऊपर अपने को पैर रख के चलना है। ये इस तरीके से होता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। आपको दोनों एक्सट्रीम के बीच में रहना है। ना ही ऐसा हो कि आप किसी भी कंट्री से दुश्मनी पाल लें, ना ऐसा हो कि आप किसी कंट्री को ब्लाइंडली फॉलो करें। It is a balancing act, sometimes precarious, often imperfect, but essential for countries such as India that aspires to global leadership without being a client state. Client state का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक कंट्री को, है ना, किसी एक कंट्री का पल्लू पकड़ लिया और बोले अब हमको ऊपर लेके जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अपना जो स्टैंड है उसे फर्म रखेंगे, एक इंडिविजुअल वॉइस बन के रहेंगे और किसी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। ऐसे में क्या होता है, कई बार क्लाइंट स्टेट बनने से यूएस जैसी कंट्री यूज़ कर लेती है। जैसे कि चाइना का राइज हो रहा है, बोले इंडिया का भी सपोर्ट करो ताकि वो चाइना को काउंटर करे। फिर दोनों की वॉर में आराम से बैठ के पॉपकॉर्न लेकर बैठो और देखो और दोनों को डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करो। तो इस तरह की चीज़ें इंडिया नहीं बनना चाहता है, क्लाइंट स्टेट नहीं बनना चाहता है, इसलिए इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस कर रहा है। करंट ग्लोबल लैंडस्केप प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। क्या क्या करंट कॉन्टेक्स्ट है पहले ये देख लेते हैं। यूएस यूनिपोलर डोमिनेंस डिक्लाइन हो रहा है, इंडिया वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, वोलेटाइल सिचुएशन हो गई है। क्या क्या चैलेंजेस अभी फेस करना पड़ रहा है, चाइना की असर्टिवनेस, रशिया का रिविजनिज्म, है ना, इंपीरियलिज्म भी देखने को मिल रहा है यूक्रेन में जो अटैक है। इसके अलावा
वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंटरनल डिवीजन देखने को मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन और यूएस इनमें इंटरनल डिवीजन देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से, और दोनों अब एक मत नहीं है सारे मुद्दों पर। इसके अलावा यूएस की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कुछ भी कर देता है डोनाल्ड ट्रंप, कभी बोलता है कि यार वॉर रुकवा दूंगा, कभी बोलता है कि वॉर करवा दूंगा, यही सारी चीज़ें चलती रहती। सो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इंडिया को अपना जो रिलेशनशिप है सारी कंट्री के साथ उसे रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, और साथ में अपने जो कोर इंटरेस्ट है उसे सेफगार्ड करना पड़ेगा। कोर इंटरेस्ट क्या है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ना, अपनी जो बॉर्डर है उसे सिक्योर करना सबसे इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमी का पावर नहीं है तो आप ग्लोबल पावर बन ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्रोथ के लिए आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना पड़ेगा। और रीजनल स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ना ही ग्रोथ होगी, ना एडवांसमेंट होगा, और ना ही आपकी टेरिटरी बचेगी। सो चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर इंडिया को फोकस, ये इनके कोर इंटरेस्ट होना चाहिए हर पॉलिसी के। जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए ना। अब बात कर लेते हैं इंडिया एंड यूएस रिलेशन और कैसे इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर कर रहा है। इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ पिछले 2 दशक में बहुत ड्रामेटिकली डीपन हुआ है, जैसे कि डिफेंस कॉपरेशन बहुत बड़ा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कई तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैच्योर हो चुकी है, जैसे कि कॉड ग्रुपिंग, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, चारों कंट्री ने कॉड ग्रुपिंग बनाई है। इंडो पैसिफिक डायलॉग्स में भी इंडिया सेंटर्ड में है। इसके अलावा वेस्टर्न पॉलिटिक्स में भी बात करें वेस्ट एशिया की, तो ITU2 बनाया है, इंडिया, इजराइल, UAE एंड US। इसके अलावा इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे G20 जो कि इंडिया में हुआ था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें लॉन्च किया गया था। और उसके साथ साथ चाइना के राइस से रिलेटेड शेयर्ड कंसर्न है दोनों कंट्री के बीच में। ये सब एविडेंस है कि इंडिया के टाइज बहुत तेज़ी से सीमेंट हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेकिन विदाउट फ्रिक्शन नहीं है ये। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ट्रेड पॉलिसी इरेटिक है, एरर वाली है, उसके कारण इंडिया में टैरिफ और सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिससे इकोनॉमिक टाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस भी नहीं है, स्पेशली रशिया से जो डीलिंग कर रहा है इंडिया उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में। इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीदना चाहता है और अपना जो एंगेजमेंट है उसे कंटिन्यू करना चाहता है। वहीं वॉशिंगटन चाहता है कि इंडिया रशिया से अपने जो संबंध हैं उसे कम करे और जो वेस्टर्न पोजीशन है उसी के साथ जाए। पर इंडिया जो है क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा। इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो मेजर्ड है और वो लगातार यूएस के साथ एंगेज कर रहा है, अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है ग्लोबल कन्फ्लिक्ट में, और फोकस कर रहा है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्व हो सके रेदर देन की आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट। आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट मतलब इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री, यूएस भी डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया भी कैपिटलिस्ट कंट्री, यूएस भी। सो दोनों आइडियोलॉजिकली अलाइंड कंट्री हैं, दोनों के इंटरेस्ट अलाइन हैं, लेकिन इंडिया की प्राथमिकता क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। जहाँ इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा वहाँ पर आइडियोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन एक्शन, नॉट एंटी-अमेरिकनिज्म बट अ रिफ्यूजल टू बी सबस्यूम्ड बाय अमेरिकन प्रायोरिटीज़। क्लियर बात यह है कि अमेरिका की प्रायोरिटी, यूएस की प्रायोरिटी, यूरोपियन यूनियन की प्रायोरिटी, रशिया की प्रायोरिटी, चाइना की प्रायोरिटी, इंडिया की प्रायोरिटी नहीं है। इंडिया की जो प्राथमिकता होगी इंडिया वो करेगा और इनके प्रेशर में नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीजिंग और मॉस्को के साथ इंडिया के टाइज की। सबसे पहले चाइना। सो चाइना के साथ जो रिलेशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बॉर्डर क्लैशेस हुए थे 2020 में, उसके बाद से जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि डिप्लोमेटिक वार्तालाप होती रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी जो टेंशन है वो परसिस्ट कर रही है। लेकिन चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और की प्लेयर है रीजनल इंस्टीट्यूशंस में, साथ ही में कॉम्पिटिटर है जो कि इंडिया के एक्शन को शेप कर रहा है रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। इंडिया की जो अप्रोच है वो कॉशियस है, कॉशियसली एंगेज कर रहा है। इंडिया ने क्या क्या किया है, सबसे पहले तो अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहा है कि भाई ये बॉर्डर में बैठा है, जब देखो तब घुस जाता है, अपनी बॉर्डर को सेव करो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे ध्यान दे रहा है। उसके बाद इंडो पैसिफिक पार्टनर्स पर उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। इंडो पैसिफिक में जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं, यूएस है, इनके साथ लगातार एंगेजमेंट, इनकी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बढ़ रही है। और इंडिया की जो खुद की डिफेंस कैपेबिलिटी है उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी पे, है ना। अगर स्ट्रांग नहीं होगा, कल को वॉर हो जाती है तो इंडिया को खुद ही लड़ना पड़ेगा, ना यूएस आएगा ना यूरोपियन यूनियन की कोई कंट्री आने वाली है। साथ ही में मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर
जैसे कि ब्रिक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें चाइना लीडिंग रोल अदा कर रहा है, उसमें लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है और चाइना से बात कर रहा है। एक डिफ़िकल्ट लेकिन नेसेसरी बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ क्या हो रहा है, चाइना के साथ एंगेजमेंट चल रही है, साथ ही में इंडिया खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि ताकि अगले बार किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो इंडिया को किसी की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है तभी आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप तुरंत यूएस के पास चले जाएंगे तो यूएस बोलेगा ठीक है मैं तुम्हें ये मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे इस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। रशिया का तेल खरीदना बंद करो तब मैं तुम्हें चाइना से लड़ने के लिए औजार दूंगा, इक्विपमेंट्स दूंगा। समझ में आया क्या? इसलिए इंडिया अपनी जो कैपेबिलिटी है उस पर भी काम कर रहा है, सो दैट की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहे। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये नहीं है कि इंडिया रजिस्ट कर रहा है कन्फ्रंटेशन से, जबकि यहाँ पर यह है कि इंडिया चाइना का जो राइज़ है उसमें उसे काउंटर करने वाली कंट्री नहीं बनना चाहता। इंडिया चाइना के साथ भी एंगेजमेंट करना चाहता है, अपने जो इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, वो चाइना से शेयर करना चाहता है और चाहता है कि दोनों पीसफुली कोएग्जिस्ट करें और ग्लोबल पावर बने। तो साथ साथ वो अपना कम्युनिकेशन भी ओपन रखना चाहता है, साथ ही में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर दूसरी कंट्री की मदद भी ले रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन अपने टर्म्स में। अब रशिया और इंडिया की बात करें तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो टाइम एंड टेस्टेड है। आज़ादी के बाद से कोल्ड वॉर सॉलिडेरिटी है, डिफेंस कॉपरेशन बहुत है, स्ट्रेटेजिक शेयर्ड इंटरेस्ट है। सो इंडिया रशिया ओल्ड टाइम फ्रेंड है, दोनों को एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट है। मॉस्को बीजिंग के बहुत करीब आ गया है, पाकिस्तान के करीब आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो अभी भी मेंटेन है। इंडिया अभी ऑयल बाय कर रहा है, वेपन्स को इंपोर्ट कर रहा है और डिप्लोमेटिकली एंगेज कर रहा है, जबकि जो भी कंट्री ये सब कर रही है उन पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और इंडिया पे भी वेस्टर्न कैपिटल्स के द्वारा ये सैंक्शन लगाए गए हैं। लेकिन इंडिया ने अपना जो स्टैंड है उसे फर्म रखा है। इंडिया की जो रिलेशन है रशिया से वो हिस्टोरिक है, मल्टी डायमेंशनल है और किसी एक्सटर्नल वीटो पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, इंडिया ने यहाँ पर किसी एक साइड को चूज़ करने से मना कर दिया है। इंस्टेड ऑफ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया की यूनिक ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एस्पिरेशन को दर्शा रही है। सभी के साथ मल्टी अलाइनमेंट कर रहा है, मल्टी एंगेजमेंट कर रहा है। 2023 में इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा था। उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है। सिमिलरली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने एक बात कही थी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस में कही गई थी, ब्लंटली कही गई थी कि इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है वो इंटरेस्ट के द्वारा शेप होना चाहिए। सारी कंट्री का अगर इंटरेस्ट है तो वो हमारे साथ आए, वो हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट करे, ना ही किसी सेंटीमेंट के साथ और ना ही किसी बायस के साथ। ये डिप्लोमेसी क्या है, स्पाइन वाली डिप्लोमेसी है, जिसमें असर्टिवनेस है, जिसमें प्रैग्मेटिज्म है और अनअपोलोजेटिकली इंडियननेस है, जो कि वेस्ट को बोल रहा है कि भाई हम एंटी वेस्ट नहीं हैं लेकिन हम नॉन वेस्ट ज़रूर हो सकते हैं समय आने पर। हम ग्लोबल साउथ कंट्री के इंटरेस्ट के साथ हैं, ना कि हम किसी वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट में हैं। ये दोनों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जो मिडिल पावर है, राइजिंग पावर है, वो इंडिया के इस कंसर्न को समझती है, ग्लोबल रियलिटीज़ को समझती हुई पीस और स्टेबिलिटी चाहती है उनके खुद के रीजन में, और वो अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को चूज़ कर रहे हैं रेदर देन की ग्रेट पावर की जो राइवलरीज है उनमें फंसने की बजाय, और इसलिए वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा बनना चाहते हैं और इंडिया एज अ लीडर उन्हें देख रहे हैं। इंडिया का जो राइज है वो सिविलाइजेशनल है, रूरल है एंड डीपली पॉलिटिकल है, लेकिन इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का रास्ता है, जो प्रिंसिपल है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इंडिया को टाइट रोप वॉक करना पड़ेगा अमॉन्ग द मेजर पावर्स। जो ग्लोबल इकॉनमी है वो इंटरडिपेंडेंट होती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम कुछ प्लेयर के द्वारा डोमिनेट किए जा रहे हैं, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में पार्टनरशिप की आवश्यकता है और क्लाइमेट डिप्लोमेसी में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा सारी कंट्रीज़ के बीच में। इस ऐसे वर्ल्ड में ऑटोनॉमी मस्ट बी रीडिफाइंड नॉट एज आइसोलेशन बट एज रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी, है ना। तो ऐसे वर्ल्ड में जो ऑटोनॉमी है उसे दोबारा से रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। आइसोलेशन नहीं किया जा सकता, अकेले नहीं रह सकते, समय के साथ बदलना, एडाप्टेशन करना ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहेगा। ऐसे में जो डोमेस्टिक फैक्टर्स होंगे वो भी की रोल अदा करेंगे। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, हमारे देश में पोलराइजेशन बहुत है, धर्म के नाम पर डिवीजन बहुत हो रहा है, कास्ट के नाम पे तो है ही, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक वनरेबिलिटीज़ भी है। अगर आपने कल का आर्टिकल देखा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, कंजम्पशन जो है लो लेवल पर आ चुका है, ये सब सारी चीज़ें चल रही है। और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट भी है जो कि हमारे ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग को लिमिट कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर नहीं है अपने पास इक्विपमेंट लड़ने के लिए तो हमें यूएस की मदद लेनी पड़ेगी। सो इंडिया को अपना जो डोमेस्टिकली जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नॉट ओनली रिक्वायर्ड डिप्लोमेटिक स्किल बट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड पॉलिटिकल कोहेरेंस। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स डिवीज़न बहुत हो, सारे लोगों में कम से कम एक मत होना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से होगी। वी कैन नॉट बी ट्रूली ऑटोनोमस फ्रॉम द पोजिशन ऑफ वीकनेस। इसके अलावा और भी कई सारे चैलेंजेस हैं जैसे कि साइबर थ्रेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वारफेयर, स्पेस कंपटीशन एंड देयरफॉर ऑटोनॉमी मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रेडिशनल डोमेन। सो ट्रेडिशनल डोमेन के बाहर भी हमें ऑटोनॉमी इंश्योर करना है। और कहाँ कहाँ? साइबर वर्ल्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस कंपटीशन में, यहाँ पर भी इंडिया की जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इट मस्ट एनकम्पास डेटा सॉवरेनिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी। सो डेटा सॉवरेनिटी होना बहुत ज़रूरी है, इंडिया का डेटा कहीं बाहर ना जाए, लोकलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के जो रिसेंट एफर्ट्स रहे हैं जैसे कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म बिल्ड करना, क्रिटिकल मिनरल को सिक्योर करना और ग्लोबल टेक गवर्नेंस की वॉइस को असर्ट करना, ये सब राइट डायरेक्शन में स्टेप्स हैं। जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो स्लोगन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। इंडिया को कंटिन्यूली क्या करने की ज़रूरत है? टाइट रोप पर वॉक करने की ज़रूरत है और अलग अलग कंट्री के साथ एंगेज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले यूएस के साथ एंगेज करिए विदाउट बिकमिंग अ वसाल। वसाल का मतलब उसके अंडर काम नहीं करना है, उसके साथ एंगेजमेंट करना है, साथ साथ कार्य करना है। चाइना को डिटर करना है विदाउट प्रोवोकिंग अ वॉर। चाइना को रोकना है कि बेटा तुम इस बॉर्डर के अंदर नहीं आओगे, और उसे उसके राइस को भी कंट्रोल करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि वॉर हो जाए। और रशिया के साथ पार्टनरशिप करना है विदाउट इनहर्टिंग इट्स आइसोलेशन। रशिया के साथ दोस्ती ज़रूर निभाना है पर ऐसा ना हो कि पूरे वर्ल्ड के लोग आपको अकेला कर दें। तो आइसोलेशन और सैंक्शन से बचते हुए रशिया के साथ दोस्ती निभानी है, ये इंडिया को करना हो। और ये सब करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको हाई लेवल की डिप्लोमेसी चाहिए होगी। द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज़ नॉट अबाउट स्टैंडिंग अलोन, इट्स अबाउट स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड स्टैंडिंग टॉल। जो स्टैंडिंग ऑटोनॉमी है वो अकेले खड़े होने वाली नहीं है, इसमें आपको स्टैंडिंग टॉल और स्टैंडिंग स्ट्रेट रहना ज़रूरी। बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं। इस पे आपको ऐसे आ सकता है यार, ये जो लाइन है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे, इस पे आपको ऐसे लिखना है, इसको आप लिख लीजिए और चाहें तो आप लिख करके टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें भी अपलोड कर सकते हैं। मैं उसमें ऐसे का टॉपिक डाल देता हूँ, आप लिख दीजिए, मैं उसमें एवेलेट कर दूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल है द चांसलर। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। गवर्नर के ऊपर ये आर्टिकल आया है। गवर्नर का जो रोल है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, लेकिन उन पे बार बार आरोप लगाते हैं कि वो न्यूट्रल नहीं हैं और पार्शलिटी करते हैं। केंद्र सरकार के कहने पर वो सारे कार्य करते हैं। वो बेसिकली एक लिंक की तरह होना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, लेकिन वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं केंद्र सरकार के, और स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के भी उन पर आरोप लगते रहे। अब जो रीसेंट केस है उसकी बात कर लेते हैं। रीसेंट केस में जो जनरली जो गवर्नर होते हैं उन्हें चांसलर माना जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का माना जाता है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है कि जो गवर्नर होते हैं वही स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर रहेंगे और उनके पास अधिकार होता है वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का अकॉर्डिंग टू लॉ। 2014 में APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा केरला में। अब वहाँ का जो स्टेट लॉ है उसके हिसाब से गवर्नर ऑफ केरला चांसलर बन जाते हैं और उन्हीं के पास वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की पावर होती है। 2018 में UGC ने एक गाइडलाइन लेकर आई। जो गाइडलाइन थी उसमें रेगुलेशन में ये मैंडेट किया गया था कि जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है वो एक पैनल के द्वारा होगा, एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होगा जिसमें एमिनेंट एकेडमिशियंस होंगे, और जो लोगों का चयन किया जाएगा वो कौन करेगा? गवर्नर करेगा। इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा गया है, लेकिन किसी भी तरह का हस्तक्षेप इस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट का नहीं था। और
जो गवर्नर था केरला का, उसने खुद डिसाइड किया कि कौन वाइस चांसलर होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि भाई ये सारी चीज़ें गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, वो किसकी एड एंड एडवाइस से काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट की, और सारे स्टेट में यही होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट में पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी अलग है, अलग अलग वो पार्टी है, और गवर्नर को नियुक्त करने वाली जो पार्टी केंद्र सरकार की वो अलग है, बीजेपी के साथ जिसके भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उन स्टेट में गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, तमिलनाडु हो। सो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण कन्फ्लिक्ट देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और जो गवर्नर है वो इम्पार्शियल बिहेव नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल बिहेव नहीं कर रहे हैं। हालांकि यूजीसी की गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि एड एंड एडवाइस की ज़रूरत है, पर ऐसे कहीं पर नहीं लिखा है, और ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के बाद डिस्कशन करने के बाद ही गवर्नर लेता है, उनकी रिकमेंडेशन से ही गवर्नर लेता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में गवर्नर ने कोई रिकमेंडेशन नहीं ली और यूनिलेटरली ये डिसीज़न लिया है। उसके बाद 2019 में जो डिसीज़न था उसे चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट में 2022 में नतीजा आया, और वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट था उसे रद्द नहीं किया गया, इवन उसे माना गया कि गवर्नर ने जो किया वो सही किया। फिर दोबारा स्टेट गवर्नमेंट 2023 में सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर डिसीज़न देता है और उसे स्टक डाउन कर देता है कि जो यूजीसी नॉर्म्स है उसे वायलेट किया गया है, और वीसी का जो कंटिन्यूएशन है उसे इनवैलिडेट कर देता है। गवर्नर की पावर पर भी सवाल उठाता है कि वो यूनिलेटरली पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब क्या हो रहा है 2025 में वो देख लेते हैं, ठीक है। The recent submission by Kerala Governor Rajendra Vishwanath R. Lekar to the Supreme Court of India, contending that the Chief Minister of Kerala has no role in appointment of the Vice Chancellor and Digital University Kerala, is another instance of how recent governor are political and ideological adversary of elected state government। अब जो recently उन्होंने किया है वो ये किया कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट किया है, और उसमें कहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए, किसमें, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन अ स्टेट यूनिवर्सिटी में, इसमें किसी भी तरह का रोल एग्जीक्यूटिव का नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस ऑफ 2018। The governor submitted that 2018 UGC rules for search cum selection committee mandate person of eminence in higher education and must not be connected in any manner with the university or its college। इसमें क्लियर कट लिखा है कि भाई जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें जो मेंबर होना चाहिए वो पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए इन हायर एजुकेशन, मतलब एकेडमिशियंस होना चाहिए, वहाँ पर आप पॉलिटिकल लोगों को नहीं रख सकते। ये क्लियर कट 2018 की गाइडलाइंस में लिखा गया है, और इसी का हवाला देते हुए जो गवर्नर हैं अभी मिस्टर अर्लेकर जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट जमा किया है। Thus, according to his submission, Chief Minister has somehow intimately connected to all such institutions in the state had no role. The 2025 UGC regulation take this further by divesting state government of a role in appointing VC and bringing it under the chancellor purview। 2025 में दोबारा से जो है यूजीसी रेगुलेशन का ड्राफ्ट आया है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा, क्लियर कट एक्सप्लिसिटली लिखा जा रहा है। 2018 में ऐसा लिखा नहीं था, लेकिन 25 वाले में लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, और वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, चांसलर करेगा, गवर्नर करेगा। क्लियर है नाउ। अब जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है कि पोजीशन ऑफ गवर्नर एज चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो गवर्नर है उसे चांसलर होना चाहिए या नहीं, इसके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। और क्या इंडिया को अब चांसलर अलग से नियुक्त करना चाहिए और उनको रखना चाहिए जो एकेडमिशियन हो, जो उस जगह को डिज़र्व करते हो, रेदर देन कि कोई पॉलिटिकल पद उसे बनाया जाए। ठीक है, तो आर्गूमेंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। क्यों गवर्नर को चांसलर की तरह देखा जाता है? पहली बात तो जो कॉलोनियल लेगेसी है उसी को यहाँ फॉलो किया जा रहा है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश रूल के समय जो गवर्नर्स थे वो एजुकेशन को ओवरसीज करते थे, है ना। उस समय जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई थी तब भी गवर्नर का रोल हुआ करता था, और एक तरीके से एजुकेशन इम्पॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, इसलिए वो हमेशा से इसे ओवरसी करते रहे हैं। यही चीज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी कंटिन्यू की गई है, ताकि जो गवर्नर हैं वो यूनिवर्सिटी चांसलर बनकर
क्या करते रहें, एजुकेशन को ओवरसी करते रहें। ऐसा नहीं कि इम्पेडिमेंट करें, लेकिन हायर एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके, इसलिए वो सेंट्रल के एजेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब इसमें नुकसान क्या है, इरोजन ऑफ फेडरल स्पिरिट। जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि इलेक्टेड है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती है इन द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लाइक वीसी अपॉइंटमेंट। और अपोजिशन रूल्ड स्टेट की बात करें तो जो गवर्नर हैं वो पॉलिटिकल एडवर्सरी की तरह काम करते हैं और अपने बायसनेस के कारण ओवर रीच करते हैं, उनकी पावर नहीं है उससे ज़्यादा वो काम करते हैं। सो क्यों नहीं होना चाहिए उसके अगर हम आर्गूमेंट्स दें तो सबसे पहले फेडरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट में है। सो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए कि वो अपनी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कर सके। इसके अलावा डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो चांसलर होता है, गवर्नर होता है, वो चुना हुआ नहीं होता है, इलेक्टेड नहीं होता है, तो कोई डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं होगी। लेकिन सरकार की अकाउंटेबिलिटी रहेगी अगर अच्छा काम नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी में। एकेडमिक ऑटोनॉमी होना चाहिए, है ना। यूनिवर्सिटीज़ को विजनरी एकेडमिशियंस की ज़रूरत है, पॉलिटिकली अपॉइंटेड फिगर्स की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल अगर बेस्ट प्रैक्टिस की मैं बात करूँ, ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिस में तो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो लीडरशिप है वो एकेडमिक काउंसिल या फिर इंडिपेंडेंट बोर्ड्स के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। अगर आप हर जगह पर पॉलिटिशियन को रख देंगे, स्पेशली अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पर सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी, वहाँ पर कभी इनोवेशन नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगी। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर लॉज पास कर दिए गए हैं और सीएम को चांसलर बना दिया गया है, जो कि अगर आप देखें तो वो इस पर्टिकुलर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके अगेंस्ट में किया है, लेकिन उससे और नुकसान हो सकता है। जो पोस्ट है वो और पॉलिटिकल हो जाएगी और पोस्ट के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी पॉलिटिसाइजेशन बढ़ सकता है। अब आर्गूमेंट अगेंस्ट की अगर बात करें तो अगेंस्ट में क्यों गवर्नर को चांसलर बने रहना चाहिए, इसकी हम बात कर लेते हैं। न्यूट्रलिटी एंड इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है ताकि पॉलिटिक्स ना घुस सके। ये माना जाता है कि गवर्नर न्यूट्रल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए उन्हें चांसलर बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा यूजीसी गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो करेंगे, पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस बना रहेगा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा तो चेक्स एंड बैलेंस के लिए भी हो सकता है। और जनरली जो कोर्ट हैं वो पहले भी अपहेल्ड कर चुके हैं चांसलर की ऑटोनॉमी को। तो इन सारी चीज़ें, ये जो सारे आर्गूमेंट है वो गवर्नर के एज अ चांसलर बनने के फेवर में हैं। ठीक है, होना क्या चाहिए आप सिंपल सा रिफॉर्म करिए, एक बैलेंस मैकेनिज्म लाइए, इंडिपेंडेंट बॉडी बना सकते हैं, एक नेशनल फ्रेमवर्क ला सकते हैं जिसमें हम जो यूजीसी गाइडलाइंस हैं उसको हार्मोनाइज करें प्रॉपरली और स्टेट लॉ के साथ उसे हार्मोनाइज किया जाए। ऐसा ना हो कि स्टेट का लॉ अलग चल रहा है, यूजीसी की गाइडलाइन अलग है और दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, सो दोनों का ध्यान रखना जरूरी है और बैलेंस फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल हेड्स ना रहें, ज़्यादा अच्छा है, पॉलिटिकल फिगर्स ना रहें, ज़्यादा बेहतर है। एकेडमिशियन को ही चांसलर बनाने की ज़रूरत है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू, एंजॉय योर डे।